सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल कर आए और आज के इस सेशन में मैथ सेशन जो कि स्पेशली है हमारा हार्नेसिंग द पावर ऑफ स्टोरीज इन मैथमेटिक्स। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्या दिखाई दे रही है? फर्स्ट स्लाइड, हार्नेसिंग द पावर ऑफ स्टोरीज इन मैथमेटिक्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? क्यों आज मैं स्टोरी के माध्यम से मैथ्स को पढ़ाने की बात कर रही हूं? क्योंकि हम सभी का मानना है और हम पहले से काफी स्टेम सेशंस में सीख चुके हैं और काफी और हमारी वर्कशॉप पहले भी हो चुकी है जिसमें कि हम बताया हमने कि स्टोरी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके द्वारा जब हम बच्चों को क्लासरूम में लेकर आते हैं, स्टोरी की बुक्स लेके आते हैं और उसके द्वारा अपने करिकुलम को इंटीग्रेट करते हैं, तो बच्चा बहुत ही इंजॉय करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही कि पावर क्या है स्टोरीज की, तो इससे हमारी जो लर्निंग है वो बहुत ही इंजॉयबल हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है और बच्चे मजा करते हैं और हमारे क्लासरूम जो है वो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस होने वाले हैं और इंटरेक्टिव हो जाते हैं। तो शैल आई स्टार्ट? अभी यस आपको मैम। यहाँ पर स्टोरी बुक दिखाई दे रही होगी, व्हील ऑन द बस। बहुत छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी तो हम नहीं कहेंगे, पोयम ही है, रायम है। और सभी इस रायम को आप लोगों ने सभी ने बहुत बारी सुना होगा। सबने सुना है? हेलो, सबने ही नो इस मैम। रायम को बहुत बारी सुना होगा, द व्हील ऑन द बस। यस मैम। यस मैम। दिखाई दे नो रही है मैम। सबको? सबको दिखाई दे रही है? नो मैम, अभी नहीं दिख रही। ओके, जी, अब दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। द व्हील ऑन द बस। तो ये व्हील ऑन द बस जो है ये भी हमारी कथा की बुक है और इस स्टोरी में क्या है, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हम बात करते हैं। तो द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑफ द बस गो राउंड एंड राउंड all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. Kids of the bus go ha, 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 ha. The children on the bus go ha, 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 all through the town. Only this is the 3 or 4 line poem. But इसके साथ में हम क्या क्या करवा सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? हम मैथ्स की क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम मैथ्स में क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं इसमें? प्लीज, क्या क्या सर्किल कनेक्ट? का सर्किल का पेरीमीटर और डिस्टेंस के बारे में। जी बिल्कुल कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। मैम, आकृतियों के बारे में। आकृतियों के बारे में बात कर सकते हैं जी। और बताइए। चलिए, तो अब मैं शेयर करती हूं कि किस प्रकार से जब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए बात कर रही हूं, तो फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए हम काउंटिंग एंड नंबर्स की बात कर सकते हैं। ये पोयम को करते करते एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे, जो हैं बस में बैठ गए हैं और गाना गा रहे हैं, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। तो आप बच्चे से बोलिए, इतनी देर में जितनी देर आपकी बस मूव कर रही है, अब बच्चों को आपने बस में बिठाकर आप बाहर ले गए हैं, अब बस जो है चल रही है, इतनी देर जितनी देर बस चल रही है, बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चे?
चलो बच्चों, काउंट नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स हैं बस में, बच्चे जो हैं काउंट करेंगे। काउंट नंबर ऑफ पैसेंजर, कितने बच्चे बैठे हुए हैं बस में, इसको काउंटिंग करेंगे। फिर अरेंज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अब इसको बच्चों घटते और बढ़ते क्रम में लगाइए। चलो चलो जल्दी जल्दी काउंट करो, नंबर ऑफ विंडोज कितनी है, बच्चे जो हैं नंबर ऑफ विंडोज काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डोर कितने हैं, किसी किसी बस में 2 डोर होते हैं, किसी में 1 डोर होता है, किसी में 3 डोर भी होते हैं, पीछे से फायर एग्जिट डोर भी होता है। वाइपर्स काउंट करो, कितने कितने वाइपर्स हैं। व्हील्स कितने हैं बस में, किसी किसी बस में सिर्फ 4 व्हील होते हैं, बट डू यू नो किसी किसी बस में पीछे जो है डबल डबल व्हील भी होते हैं, तो मतलब 6 व्हील्स भी हो सकते हैं। तो चलो इस बस में, जिस बस में आप चढ़े हो, इसमें काउंट करेंगे हम कितने व्हील्स हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर कार्ड्स बनाइए बच्चों के लिए, उसके ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपने नंबर कार्ड बना लिए। फिर उसके बाद में 10-10 कार्ड बना लीजिए 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रेड 1 और 2 की। जब मैंने करिकुलम में जाके देखा तो 1 और 2, 1 क्लास के लिए 20 तक के बच्चों को हम नंबर सिखाते हैं। तो अब 20 आपने 20 नंबर तक के कार्ड्स अलग अलग सबके नंबर के कार्ड बना लिए, 10-10 कार्ड्स बना लिए। अब बस में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, अब रीशफल करिए कार्ड्स को और सबको कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब बच्चे के पास में 3-3 कार्ड, 4-4 कार्ड आ गए। अब उससे पूछिए, जब आपने रिशफल कर दिया तो एक तो बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि वो कौन सा नंबर है, तो बच्चे को पहचान आ जाएगी कि बच्चा जानेगा ये 4 है, ये 7 है, ये 2 लिखा हुआ है, तो मतलब ये 2 का कार्ड है, इस प्रकार से। फिर आप बच्चे से पूछिए, बच्चे जो आपको कार्ड मिला है, बच्चे के साथ में आप क्या करेंगे कि चलो बच्चों, आपको जो कार्ड्स मिले हैं उसमें बताओ लार्जर नंबर कौन सा है। मान लीजिए ये सामने जो मेरे दिखाई दे रहे हैं 7 और 2। अब आपके पास मान लीजिए 2 फ्लैश कार्ड आए, अब इस 2 फ्लैश कार्ड में कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो यहां पर हम बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के द्वारा, बच्चा बस में ट्रेवल करते करते गाना गाते गाते क्या सीख रहा है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स को उसने काउंट किया तो उसको काउंटिंग आ गई 1 2 3 4। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो बच्चों की संख्या को, पैसेंजर्स को काउंट कर रहा है, उनको अरेंज कर रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग, घटते क्रम में लगाओ बच्चे, बढ़ते क्रम में लगाओ। तो किस प्रकार से कि 1 to 20 तक जाना है, 20 से 1 तक आना है, तो बच्चों को ये हम ऑर्डर सिखा सकते हैं। फिर सारी काउंटिंग कर ली उसने, जो पार्ट्स हैं उसके बॉडी पार्ट्स जितने भी थे बस के, व्हील है, विंडो है, डोर है, वाइपर है, इसको काउंट करना सिखा सकते हैं। और बाद में हम साथ साथ में उनको हम नंबर का, क्योंकि जर्नी के समय जब जा रही है टीचर के साथ में, तो वहां पर वो टाइम को अपना यूटिलाइज कर सकती है, किस वे में, नंबर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करके। आप उनको नंबर कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करिए और उनसे कॉन्सेप्ट उनको बताइए, कौन सा नंबर लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इस प्रकार से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है, नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब फर्स्ट और सेकेंड क्लास का बच्चा 2 डिजिट में, 1 डिजिट में, और सेकेंड क्लास का बच्चा 3 डिजिट में भी क्या कर सकता है, एडिशन कर सकता है। अब इसके लिए आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक इस प्रकार से बना सकते हैं, कार्ड बना सकते हैं, बोर्ड गेम बना सकते हैं। तो ये बोर्ड गेम आपको दिखाई दे रही है सभी को, ये बोर्ड गेम आपको दिखाई दे रही है। हाँ जी, तो आपने बोर्ड गेम, जी, तो बोर्ड गेम बनाते हुए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड गेम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से ये बोर्ड गेम बनी हुई है। देखिए, ये आपने, टीचर ने बोर्ड गेम बनाई और बच्चों को दे दी। अब यहाँ पर अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, जब मैं इसको इलाज करती हूँ तो आप देखते हैं 5+2, 7+5, तो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। तो ये 20 राइड्स बस की दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपने नंबर कार्ड्स बनाए और पैसेंजर के बोर्डिंग और लीविंग द बस, तो आप ये कितने पैसेंजर है, कितने बच्चे जो हैं वो बस में चढ़ रहे हैं, कितने बच्चे उतर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से उनको एक्टिविटी सिखा सकते हैं। इन कैरेक्टर्स को आपने सॉन्ग जो आपकी पोयम के अंदर कैरेक्टर्स थे उसी को यूज द कैरेक्टर ऑफ द सॉन्ग और सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स बनाइए। अब वहां पर 5 किड्स, मान लीजिए 5 बच्चे बस में हैं और 2 बच्चे अब उतर गए, बच्चों से बोलो अब 2 बच्चे उतर गए, कितने बच गए? तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया उसने, कैलकुलेट टोटल नंबर, फिर किड्स कितने बच्चों ने बस राइड किया। अब यहाँ पर जब मैंने 20 राइड्स के बारे में नंबर दिए हुए हैं तो एक राइड में कितने बच्चे थे, दूसरी राइड में कितने बच्चे थे, टोटल 20 राइड्स में टोटल कितने बच्चे हो गए। अब इस स्टॉप पर मान लीजिए इतने उतर गए, तो यहां पर आप ऐसे बता सकते हैं बच्चों को सब्ट्रैक्शन कि हाँ बच्चों कि पहले स्टॉप पर मान लीजिए 15 बच्चे थे, दूसरे स्टॉप पे 3 बच्चे उतर गए, तो अब माइनस करिए। तो यहाँ पर बच्चा सीख रहा है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात हो रही है। तो साथ साथ में आप बार बार उनको ये हर स्टॉप पे बच्चे चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तो कितने चढ़ गए, अच्छा बच्चों आप कितने हो गए टोटल बच्चे, तो यहाँ पर एडिशन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टॉप पे मान लीजिए और कुछ बच्चे उतर भी गए, ऐसा नहीं एक स्टॉप पे कुछ चढ़ते हैं तो कुछ उतरते भी हैं, तो अब बच्चों अच्छा इतने 4 चढ़े, 3 जो हैं उतर गए, तो अब टोटल कितने हो गए। तो यहां पर आप बस में ही बैठे बैठे बच्चों को इस प्रकार से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। अब बस में बात आई थी, आपने सुना था हा हा हा, बच्चे करते बस में हा हा हा, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को हा हा से कितनी बारी हा हा किया उन्होंने। चलो बच्चों फिर से पोयम, बार बार पोयम बच्चे दोहरा रहे हैं, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, और फिर बच्चे करते क्या है बस में हा 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 हा, तो कितनी बारी उस पोयम में हा हा आया। तो बच्चे बड़े ध्यान से, बच्चों की यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, बच्चे कंसंट्रेट करने लग जाते हैं और वो ध्यान से सुनने लगते हैं। अरे बस में, अरे मैम ने पूछा हा हा कितनी बारी आया, चलो चलो फिर से वो रिपीट, बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। एक तो बच्चे को वर्ड्स वोकैबुलरी तो पता ही चल रही है, साथ साथ में वो काउंटिंग भी सीख रहे हैं कि कितनी बारी हा हा आया था, तो यहां पर उन्होंने उसको काउंट करना सीख लिया जी। तो यहां पर इस प्रकार आप बोर्ड गेम बच्चों को ले जा सकते हैं और बोर्ड गेम को ले जाकर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मेरी स्लाइड आती है, ये भी अभी मैं ग्रेड 1 और 2 के लिए ही बात कर रही हूं, शेप के बारे में बताइए। तो यहां पर आपकी ज्योमेट्री आ जाती है बच्चों को। अब बस में आप देखते हैं अलग अलग विंडो की शेप, डोर की शेप, साइंस उसके, व्हील की शेप। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले तो शेप को ड्रॉ करवाइए, छोटे छोटे, या तो ड्रॉ करके आप ले गए, एक शीट ले गए, बच्चे जो हैं बैठे बैठे वहां पे कटआउट्स कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, फिर कट करके उनको क्या करेंगे, किस जगह पर वो शेप पर उनको पेस्ट करना है। तो कट एंड स्टिक की बात करेंगे, तो यहाँ पर कट और स्टिक जब करता है तो बच्चे को एक तो शेप पता चलती है, तो यहाँ पर बच्चे को नॉलेज आ रही है कि ये कौन सी शेप है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है कि सर्कल है, रोम्बस है। तो सारी शेप्स का भी बच्चे को यहाँ पर ज्ञान होता है। और फिर उसके बाद में स्मॉल और लार्ज कौन सा है, यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल ट्राइंगल, लार्ज ट्राइंगल। तो कौन सी यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट कौन सा हो रहा है, लार्ज एंड स्मॉल का भी, बिग और स्मॉल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसको, कि ये जो स्क्वेयर बनता है इसमें 4 साइड्स होती हैं, और ये लाइन कौन सी है, स्ट्रेट लाइंस हैं। ये कौन सी लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। तो इस प्रकार बच्चा ये भी सीख जाता है कि हॉरिजेंटल लाइन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, और स्क्वेयर होता है तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल है तो उसके अंदर कितनी साइड्स हैं, कौन सी साइड इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होती हैं, पर स्क्वेयर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। ट्राइंगल जो होता है इसमें 3 साइड्स होती हैं, जैसे कि इनमें 4 4 साइड्स होती हैं पर इसमें तो 3 साइड्स होती हैं, पर सर्कल इसमें तो कोई भी साइड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। आप बस में ही बैठे बैठे बस की विंडो, बस का डोर, बस के व्हील्स के द्वारा बच्चों को शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशियल लर्निंग। अब बच्चा कहां पर है,
बच्चे ने बोला राउंड राउंड राउंड, बच्चे ने बोला राउंड राउंड राउंड, गो राउंड एंड राउंड। तो आप बच्चे को क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से मैथ्स में आप गाना गाते गाते एक्ट करवाइए, कैसे हाथों से वो राउंड बना रहा है, किस प्रकार से इस प्रकार से करके राउंड बनाना है, किस प्रकार से देखिए बॉडी मूवमेंट से वो राउंड बना रहा है। तो ये राउंड मूव फिंगर राउंड लाइक व्हील्स ऑफ द बस। तो आप इस प्रकार से अपनी फिंगर्स को घुमाते हुए उनको बताइए कि कैसे व्हील जो है वो राउंड राउंड घूमता है। स्विच स्विच में आप मूव हैंड्स, तो हैंड्स की मूवमेंट को बता रहे हैं। तो आप जब बता रहे हैं कि हैंड की मूवमेंट हो रही है तो दोनों आर्म्स जो है ऊपर करके बच्चा जो है वो देख रहा है कि स्विच स्विच जब होते हैं, कि जब वाइपर स्विच स्विच हो रहे हैं दोनों हैंड एक साथ जा रहे हैं, एक हैंड के जाने से नहीं हो रहा, दोनों हैंड कहाँ जा रहे हैं, राइट और लेफ्ट जा रहे हैं। तो इसमें राइट और लेफ्ट की बात उसको पता चल रही है। ओपन एंड शट, दरवाजा जो है खुलता है बंद होता है। आजकल जो डोर्स होते हैं आप बसेस में देखते हैं, ओपन हो रहे हैं शट हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं शट हो रहे हैं। तो ये भी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें आप हाथ के मोशन से उनको बता सकते हैं। अप एंड डाउन, बच्चे ऊपर आ रहे हैं नीचे जा रहे हैं, अप और डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके लिए आप क्लासरूम में कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड की एक बस बनाइए, एक अच्छी सी बस बनाइए जिसमें अलग अलग सारी शेप्स भी दिखाई दे रही हैं आपको। कलरफुल आपने कार्डबोर्ड की बस बनाई, बच्चे उसमें बैठ गए और बैठ के गाना गा रहे हैं, व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, और साथ में क्या कर रहे हैं, एक्ट करते जा रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड चिल्ड्रन जो हैं इस प्रकार मूवमेंट करते हुए इसको एंजॉय करते हैं और साथ में काउंटिंग सीख लेते हैं। साथ में उन्होंने नंबर सीख लिया, लार्ज नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, लाइंस कौन सी हैं, इसने शेप्स को जान लिया, स्क्वायर रेक्टेंगल में डिफरेंस करना सीख लिया, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है, स्लीपिंग लाइन हम किसे कहते हैं। ये सारी बातें जो हैं हम बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को सिखा सकते हैं। तो यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो मैम। नो मैम। चलिए, तो अब आगे आता है एक पोल आपके सामने, और पोल का क्वेश्चन है, इफ द व्हील ऑन द बस आर सर्कल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट देयर शेप। यदि बस जो है उसके व्हील सर्कल शेप में हैं, सर्कल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द शेप, तो उसकी शेप को ये क्या बताते हैं। इसके लिए मैं आपको शेयर करती हूं पोल। सो 92% लोगों ने बोला है दे हैव नो साइड्स, एंड 8% लोग कह रहे हैं कि इसके 3 साइड्स होते हैं। विच इज द करेक्ट आंसर? They have no side. If there is a circle, so there is no any sides. अभी आपको बताया था। Yes. Now, again, I will share my PPT. Next. हाँ जी, तो अब हम सेकेंड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के बच्चों के लिए बात करते हैं। क्रिएट पैटर्न एंड सीक्वेंस। अब उनका टॉपिक है पैटर्न एंड सीक्वेंस। क्रिएट पैटर्न यूजिंग हा 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 और बीप बीप बीप, स्विच स्विच स्विच। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना वर्ड। तो ये पैटर्न को आप सिखा सकते हैं इन वर्ड्स के द्वारा कि कैसे स्विच स्विच स्विच, हा हा हा। तो क्या पैटर्न है इसका, रिदम एंड टाइम के साथ में, कितने टाइम के बाद में फिर से हा 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 हा, तो कितना टाइम गैप आया, तो ये पैटर्न क्या है उसका। फिर यूज ए स्टॉप वॉच टू मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू से हा हा। तो यहां पर आप बच्चे जो है, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का बच्चा भी है, थर्ड ग्रेड का बच्चा है, जो कि स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर सकता है, कितने सेकंड लगे हा हा, तो इसमें कितने सेकंड लगे। तो यहां पर आप सेकंड को बता सकते हैं, और फिर आप डिफरेंट स्पीड से हा 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 हा। तो इसमें आप बच्चों से ये करवाते हुए स्विच स्विच
स्विच स्विच में ज्यादा टाइम लगा या हाँ हाँ बोलने में टाइम ज्यादा लगा। तो ये बच्चे कंपेयर कर सकते हैं, इस पैटर्न को देख सकते हैं और टाइम को नोट सकते हैं। और इसके लिए वो बस में क्या कर सकते हैं, क्लैप क्लैप भी कर सकते हैं। आप क्लैप क्लैप कराइए, क्लैप क्लैप, या स्टॉप स्टॉप। तो इस पैर को पटकते हुए जब वो अपना देखेंगे तो इसमें भी टाइम नोट कर सकते हैं कि हा हा, क्लैप क्लैप, स्टॉम्प स्टॉम्प। तो ये सारे पैटर्न जो हैं ये आप बच्चों से एक्शन करवाइए। बच्चे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं बस राइड, और बस राइड करते करते ही बच्चा क्या कर रहा है, अपने हैंड क्लैप करते हुए या हैंड को मूव करते हुए, स्विच स्विच करते हुए ये सब पैटर्न को देख रहा है कि क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर आप पैटर्न और सीक्वेंस जो है इसी पोयम के द्वारा बच्चों को अच्छे से क्लासरूम में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड एंड फिफ्थ ग्रेड के बच्चे। अब ऐसा तो नहीं है कि फिफ्थ ग्रेड का बच्चा जो है उसको स्टॉप वॉच, या थर्ड क्लास का बच्चा है जिसको पहले सब कुछ आता है। यदि जो बच्चे, क्योंकि हमारी क्लास में तो मिक्स बच्चे होते हैं ना टीचर्स, कुछ बच्चों का लेवल जो है वो स्लो लर्नर होते हैं, तो आप उनको पहले की एक्टिविटी करा दीजिए। आप उनके पास में ये वाली एक्टिविटी कराइए, आप उनको ये वाली एक्टिविटी करवाइए। पर जो बच्चे अब अच्छे से सीख सकते हैं, और हमें अपना टॉपिक भी कवर करना है मेजरमेंट का, तो इसके लिए आप मेजर करवाइए। चलो अब उनको एक टॉय कार दे दी हमने, टॉय बस दे दिया। अब टॉय बस को क्या करिए, मेजर करिए, लेंथ ऑफ ए टॉय। अब वो टॉय बस को मेजर करना सीख रहे हैं। अब बस टॉय, क्योंकि सब आप बाहर बैठे हैं, जब आप बस से उतर जाएंगे तब आप उसको कंपेयर करेंगे ओरिजिनल बस से। पर पहले तो आप टॉय कार से ही उसको मेजरमेंट को सिखा सकते हैं क्लासरूम में, फिर कंपेयर करा सकते हैं रियल बस से। अब जब वो मेजरमेंट कर रहे हैं तो बच्चे को रीडिंग कैसे मेजर किया जाता है, तो यहां पर आप बच्चे को मेजरमेंट करना सिखाते सिखाते उनको बताएं इंच क्या है, सेंटीमीटर क्या होते हैं। जब बच्चा ये समझ जाता है कि ये, अरे ये बड़े वाले जो मार्क होते हैं ये इंच के होते हैं। अभी तक कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, जिनको ये नहीं मालूम होता नीचे वाले निशान जो हैं किसके हैं, सेंटीमीटर के होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, उससे भी छोटा यूनिट होता है। तो आप देख रहे हैं कि 1 इंच में कितना सेंटीमीटर हुआ। तो इस लाइन से ये लाइन आपको सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन, अब टीचर बच्चों को यहां पर इंचेस सेंटीमीटर का पढ़ाते पढ़ाते फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चों को आप फ्रैक्शन भी बता रहे हैं कि किस 3/4 आप देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3/4 है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 1/2 है, तो 1/2 कैसे हो गया, क्योंकि ये हाफ हो गया तो ये 1/2 हो गया। तो यहां पर आप फ्रैक्शन की बात समझा सकते हैं। उसके बाद में 1 फुट में कितने इंचेस हैं, कितने सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर हो गए। तो यहां इस प्रकार से मेजरमेंट के द्वारा आपने बच्चों को फ्रैक्शन तो बता दिया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बता दिया कि आपने इंचेस को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। और इसके साथ साथ आप यहां पर बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। यहां पे यूनिट, फिर उसके बाद में टेंस, 100, 1000। तो बच्चे ने यहां पर प्लेस वैल्यू करना भी सीख लिया। तो कन्वर्जन के साथ साथ फिर उसके बाद में टॉय कार, टॉय कार जो है मेरी मान लीजिए कितनी है, 5 इंच की है। तो अब चलो रियल बस से कंपेयर करते हैं, रियल बस कितनी बड़ी हो सकती है। तो रियल बस के साथ में उसको कंपेयर करना सिखाएंगे, और वो कंपेयर करते हुए देखेगा कि स्कूल बस जो है वो कितनी बड़ी होती है, तो साइज को मेजरमेंट करना सीख जाएगा। इसके साथ साथ हम, ये थर्ड एंड फिफ्थ क्लास के बच्चों का टॉपिक होता है डाटा कलेक्शन एंड ग्राफिंग। हम अपने बच्चों के साथ में बस राइड करते हुए रोटेशन काउंट करवा सकते हैं। व्हील जो है घूम रही है, बस व्हील ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। तो राउंड एंड राउंड का मतलब क्या हुआ, रोटेशन। तो रोटेशन कितना आया, अब आप बस में बैठे हुए हैं तो रोटेशन काउंट तो नहीं कर सकते,
क्लासरूम में इसके लिए आप टॉय बस का इस्तेमाल करिए। टॉय बस को आपने स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह पर बस जो है मूव कर रही है क्लास में। तो अब आपने डेस्टिनेशन पॉइंट लगा दिया। डेस्टिनेशन पॉइंट लगाया, चलो बच्चों अब बताओ कि कितनी बारी व्हील घूमा। तो बच्चा बड़े उससे ऑब्जर्व करेगा बस को, अरे ये व्हील कितनी बारी घूम रहा है, इस जगह से इस क्लासरूम में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी बारी व्हील घूमा। इसको फिर हम बाद में सीनियर क्लास के साथ में फॉर्मूला के साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साथ में बस में गाना बच्चे गा रहे हैं, बस में गाना गाते गाते बच्चे को आपने सरकमफेरेंस की बात सिखाई। सरकमफेरेंस क्या होता है, रिकॉर्ड द डेटा, फिर टैली चार्ट से कितने रोटेशन हुए। अब डिफरेंट डिफरेंट सरफेस ले लीजिए। देखिए, एक तो व्हील का साइज, सरफेस, स्पीड। अब यदि स्पीड स्लो स्लो है तो रोटेशन का कितना होगा, स्पीड फास्ट है तो रोटेशन क्या होगा। अब आपकी सरफेस स्मूथ है तो रोटेशन कितने होंगे, सरफेस रफ है ऊबड़ खाबड़ है तो रोटेशन, तो किस प्रकार से धीरे 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 घूम रहा है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है रोटेशन को काउंट करना सीख सकता है कि कितने रोटेशन है। फिर उसके बाद में एक स्टॉप पर कितने पैसेंजर चढ़े, कितने उतरे, इसके लिए आप बार ग्राफ बनवा सकते हैं। तो ग्राफिंग का लेसन आपका क्लियर हो गया। चलो बच्चों, इस स्टॉप पे अभी यहाँ पे आ गया, चलो ये वाला स्टॉप आया, इस पे कितने और पैसेंजर चढ़ गए, कितने उतर गए, तो वो डाटा जो है यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हैं। फिर कंपेरेटिव स्टडी करवाइए, किस स्टॉप पे ज्यादा लोग चढ़े, किस स्टॉप पे कम लोग चढ़े। तो यहां पर वो एनालिसिस करेगा, हाँ ये स्टॉप पर ज्यादा बच्चे चढ़ते हैं, इस स्टॉप पे तो बहुत ही कम बच्चे चढ़ते हैं। तो उसको पूरा वे ऑन द जर्नी जो है आप बच्चे से, एक तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने चढ़े बस में, ये हो गया, किस स्टॉप से कितने बच्चे चढ़े। अब इतने बच्चे इस स्टॉप से चढ़ते हैं तो बच्चों को एक तो स्टॉप की जानकारी होती है, उसका नाम जानेंगे, कौन सा स्टॉप कितनी दूरी पर आ रहा है इसको जानेंगे। और बच्चों से आप क्लासरूम में एक बहुत अच्छे से एक्टिविटी और भी करा सकते हैं कि कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो। चलो बच्चों, कितने बच्चे बस से आते हैं, कितने बच्चे ऑटो से आते हैं, कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है आप उसको ग्राफिंग करा सकते हैं। और ग्राफिंग के साथ साथ में आप, हम आगे देखेंगे कि डाटा कलेक्शन में जब आप बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हमारे को टाइम को जानना भी बहुत जरूरी है। आपकी जर्नी कितने बजे स्टार्ट हुई, क्योंकि हर बस का, स्कूल बस भी जब स्टार्ट होती है, हर जगह जगह से बच्चे जो अलग अलग लोकेशन पर बैठते हैं, ऐसा तो नहीं कि सभी बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे, स्कूल से छूटते समय एक साथ बैठते हैं, उतरते तो अलग अलग अपने अपने स्टॉप पर हैं, चढ़ते अलग अलग अपने स्टॉप से हैं, पर बस के चलने का टाइम तो फिक्स होता है। तो अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम कितना होगा, उस जर्नी में समय कितना लगेगा, ये सबको हम मेजरमेंट एंड टाइम के टॉपिक को 3rd and 5th ग्रेड के बच्चों के साथ में करवा सकते हैं। इसके लिए आप बच्चों से ट्रैवलर डायरी बनवाइए, टाइम ट्रैवलर डायरी बनाएं, जिसमें कि बच्चा टाइमलाइन जो है बनाएगा पूरी, कि आज की डेट पर कितने बजे कौन से रूट की बस कितने बजे निकली, वहां पर कितने बजे पहुंची, अब उसने टाइम कितना लगेगा उसको टोटल। तो ये सारा कुछ जो है बच्चा कैलकुलेट कर सकेगा, टाइम और ड्यूरेशन को उसने। तो जब टाइम और ड्यूरेशन को जब वो नोट करता है तो ड्यूरेशन के अंदर उसको क्लॉक रीडिंग करनी आनी चाहिए। तो बच्चे ने क्लॉक को सीखा। अब यहाँ पर आप टाइप ऑफ क्लॉक बताइए, कितने प्रकार की क्लॉक्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल क्लॉक है, यहाँ पर आपकी ये वॉच है, ये सैंड से भी आप इस प्रकार से भी आप टाइम को नोट कर सकते हैं, ये वॉल क्लॉक है। तो अलग अलग क्लॉक से टाइम रीडिंग करना बच्चे को आप सिखा सकते हैं। इसमें आप हैंड आवर, फिर उसके बाद में मिनट आवर को बता सकते हैं, टोटल टाइम जर्नी में कितना लगा, कन्वर्जन ऑफ टाइम सिखा सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ टाइम, 1 आवर में इतने मिनट हैं, 1 मिनट में इतने सेकंड हैं, तो टोटल जर्नी में कितने मिनट लगे, टोटल जर्नी में कितने सेकंड लगे।
तो जर्नी करते करते ही बच्चा बस में बैठे बैठे ही आप टीचर्स बच्चों को टाइम मेजर कैसे किया जाता है, कितना टाइम लगता है, कैसे टाइम को रीड करते हैं, उसको क्लॉक रीडिंग करना सिखा सकते हैं। इनको यहाँ पर आप कन्वर्जन सिखाएंगे, यहाँ पर आप उसको बताएंगे कि मिनट और आवर में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, और इस प्रकार से टोटल जर्नी में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब कुछ बच्चा जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और टाइम रीडिंग को भी यहाँ पर बच्चे ने सीख लिया। अब मेरे पास में नेक्स्ट जो है 2nd से 5 क्लास के बच्चों के लिए ही हम स्पेशल अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। चलो भाई, अब मुझे एक जगह पे जाना है। मान लीजिए आज बस का प्लान है पिकनिक पे जाने का और हम जू जा रहे हैं। तो कुछ कुछ बच्चों में एक इंतजाज होता है कि अरे जू कहाँ पर है, या मुझे रास्ता नहीं पता तो मैं कैसे जू तक पहुंचूंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ये समझाना है कि कौन सा रूट मैप बने। आप रूट मैप बना के बता सकते हैं कि बच्चे ये बस कहाँ कहाँ से ट्रेवल करेगी। अब ये बस जब जा रही है, आपने टॉय बस का इस्तेमाल करके क्लासरूम में भी इनको अच्छे से इस डायरेक्शन को समझा सकते हैं कि चलो बस अराउंड द मैप जो है कितने आगे गई, टर्न लेफ्ट लिया, राइट लिया उसने। तो यहाँ पे सिंपल मैप जो है आप बना के क्लासरूम में भी बच्चों को राइट एंड लेफ्ट का ज्ञान दे सकते हैं। बस नेविगेट करना कि बस कैसे आगे बढ़ रही है इसको बता सकते हैं। डायरेक्शन राइट और लेफ्ट को आप समझा सकते हैं 2nd क्लास के बच्चे को। फिर कंपास का यूज 4th और 5th क्लास का बच्चा कंपास का यूज कर सकता है। कंपास क्या होता है आपको मालूम है सबको, डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चा, अब मेरी बस नॉर्थ में गई, साउथ में मुड़ गई, जाते जाते अब सीधी जा रही है, अब वो ईस्ट की तरफ चली गई। तो यहां पर उसको बच्चे को डायरेक्शन का भी नॉलेज आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चा जैसे से बड़ा हो रहा है और डिजिटल जमाना है, तो आप अपने मोबाइल फोन पे या टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए क्लास उसको बच्चे को रास्ते में गूगल मैप का ज्ञान देंगे कि कैसे गूगल मैप से आप लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं। कि आपने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आपको जू तक पहुंचना है, तो कैसे कैसे आपकी जर्नी जो होगी, कहाँ कहाँ जाएगा। तो आप गूगल मैप जो है उनको रीड करना भी इस प्रकार से बस में बैठे बैठे सिखा सकते हैं। कैसा लगा आपको? एंजॉय कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। बाकी और बाकी सभी को अच्छा लग रहा है? यस चलिए, मैम। तो अब आपके सामने एक पोल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील रोटेशन मोर इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट। कि आप बच्चे को अपने व्हील रोटेशन पढ़ाना है तो किस प्रकार से इंटरेक्टिव बना सकते हैं, वीडियो दिखाकर या स्टोरी पढ़ाकर। हाँ, तो बताइए, हाउ कैन यू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील रोटेशन मोर इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। किस प्रकार से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, स्टोरी बुक के द्वारा या वीडियो दिखाते हुए। वीडियो दिखाते हैं। वीडियो दिखाते हुए ही, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते ना कि व्हील रोटेशन कितना हो रहा है। आप स्टोरी से तो रोटेशन नहीं समझा सकते ना। तो यहाँ पर 30% लोगों ने जवाब दिया कि स्टोरी सुना के। ऐसा नहीं है, आप स्टोरी तो सुना रहे हैं, स्टोरी में बच्चा इंजॉय कर रहा है, स्टोरी को देख रहा है कि हाँ व्हील घूम रहे हैं, पर कितना कॉन्सेप्ट क्या है व्हील रोटेशन का, ये आप वीडियो दिखाकर ही बता सकते हैं जी। नेक्स्ट मेरी स्लाइड आती है मैथ के साइन। अब बच्चे को आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, लेसर क्या है, ग्रेटर साइन क्या है। तो आप बच्चे को लेसर और ग्रेटर भी बता सकते हैं ना। चलो बच्चों, बस में आप बैठे हुए हैं, आपने बच्चों को ड्यूटी दी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, काउंट करो। अब दो साइड, सभी बच्चे देखते हैं कि बस में दो साइड सीट्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब राइट में कितनी सीट्स हैं, लेफ्ट में कितनी सीट्स हैं।
क्योंकि एक साइड तो डोर होता है, उसकी वजह से कुछ सीट्स कम भी हो सकती हैं, और कभी कभी ड्राइवर कंपार्टमेंट बड़ा होता है, उसकी वजह से सीट्स जो है कम होती हैं। तो किस साइड कितनी सीट्स हैं? मान लीजिए एक साइड में 5 हैं और एक साइड में 8 हैं, तो वहां पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर या लेसर का? कौन सा ग्रेटर साइन हुआ, लेसर साइन क्या हुआ? तो बच्चे को आप लेसर और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए कि बच्चों जो वैल्यू लेसर जो है, लेसर देन क्या होता है, इंडिकेट वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड इज स्मॉलर, जो लेफ्ट साइड का नंबर है ये स्मॉलर होना चाहिए। तो आप ये वाला साइन जब आप लगाते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या दिखाता है, लेसर का दिखाता है। और ग्रेटर के साइन को भी आप दिखाया। चलो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट कितनी थी, 7 है, ओ नंबर ऑफ 7 है, यहाँ पर 2 है, तो इंडिकेट वैल्यू ऑन लेफ्ट इज लार्जर, तो 7 नंबर बड़ा है, तो आप इस प्रकार से साइन को लगाएंगे, तो ये ग्रेटर का साइन है। और किसी किसी बस में दोनों ही, क्योंकि एक तरफ डोर है एक तरफ कंपार्टमेंट है, ड्राइवर का केबिन है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ सीट जो इक्वल है, तो इक्वल का साइन कौन सा होता है, दोनों तरफ 9 सीट है, तो ये इक्वल का साइन। तो यहां पर आपने बच्चों को ग्रेटर, लेसर और इक्वल के साइन को भी सेकेंड क्लास थर्ड क्लास के बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अब हमारे पास में आती है थर्ड फिफ्थ ग्रेड के साथ में बच्चों के साथ ज्योमेट्री पढ़ाना। अब बस चल रही है, travel, if the bus travels a certain distance you can calculate the number of rotation based on the circumference of wheel। तो पहले स्टार्टिंग में ही मेरे बंधु ने बोला था कि हम सरकमफेरेंस पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील बाय यूजिंग थ्रेड। अब आप सरकमफेरेंस को कैसे मेजर करेंगे, आप स्केल से तो मेजर कर सकते हैं। अब व्हील के लिए एक बहुत अच्छा सा मैं आपको टिप देती हूं। सरकमफेरेंस को मेजर करने के लिए आपने एक व्हील लिया क्लास में, कोई भी टॉय व्हील लीजिए या कोई भी आप सर्कल ले लीजिए, उसके चारों तरफ आपने थ्रेड लपेट दिया। अब वो थ्रेड की जो लंबाई होती है उसको आपने मेजर कर लिया, तो वो उसका क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। अब हम इससे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि बस ने कितना ट्रेवल किया। अब वो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन। तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस को भी तो आपने मेजर करना सिखा दिया, मीटर किलोमीटर में पहले ही बच्चा सीख चुका है यहाँ पर कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। अब सरकमफेरेंस ऑफ व्हील भी आपको पता चल गया, तो जब सरकमफेरेंस पता चल गया, टोटल आपको डिस्टेंस पता चल गया, तो आप फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोटेशन। अब अलग अलग स्पीड ले लिया आपने, अलग अलग स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है रोटेशन के ऊपर, वो आपने बता दिया। अब कंपैरेटिव स्टडी करा सकते हैं। यहाँ पर आप रोड पर बच्चों को बोलिए देखिए कितने सारे व्हीकल चल रहे हैं, आप बच्चों ने जवाब देते हैं, साइकिल है, स्कूटर है, बस है, अलग अलग बाइसिकल है। तो हर व्हील के साइज को ऑब्जर्व करने के लिए कहिए, चलो अब इनको ऑब्जर्व करो, किसका व्हील बड़ा है, किसका सरकमफेरेंस ज्यादा है। तो यहां पर बच्चा जो है सरकमफेरेंस को मेजर करेगा, कंपेयर करेगा कि किसके व्हील जो है ज्यादा बड़े होते हैं, बस के व्हील बड़े होते हैं या स्कूटर के व्हील बड़े होते हैं, या बाइसिकल बच्चे चलाते हैं बाइसिकल का व्हील बड़ा होता है। तो क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, हम रोटेशन, सिर्फ रोटेशन में सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर हमने वो किस मोशन में जा रहा है इसकी बात साइंस में लेके जाएंगे, पर अभी हम ज्योमेट्री के साथ में हमने ये देखा कि कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ रोटेशन, उसका हमने सरकमफेरेंस निकाल दिया, हमने कंपैरेटिव स्टडी करना सिखा दिया कि अलग अलग व्हील का अलग अलग सरकमफेरेंस होता है। अब आप बस में ही बच्चों को फोर्थ फिफ्थ ग्रेड के बच्चों के साथ में 2D एंड 3D शेप, ये आपका टॉपिक है, आप ये करा सकते हैं। बच्चों को बताइए कितने रेक्टेंगल्स हैं बस में, कितनी विंडोज हैं, मेजर करो। चलो अब मेजर द विंडो साइज, तो बच्चे बस में बैठे बैठे ट्रेवल करते करते विंडो के साइज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब बॉडी जो है रेक्टेंगुलर बॉडी है, चलिए तो बच्चे रेक्टेंगल बॉडी का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, तो आप 2D शेप कौन सी है, बच्चों से पूछिए, बच्चों को बताइए 2D शेप कौन सी है, इसमें 2D कौन सी आ रही है, 3D शेप कौन सी है। तो बच्चे यदि इसको रिकॉग्नाइज करेंगे
बच्चों को आप पहचान बताएंगे, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि 2D शेप किसको कहा जाता है। तो बच्चों को आप दिखाएंगे कि बच्चों, जो बस की विंडो है, डोर है, व्हील है, स्टेयरिंग है, उसकी हेडलाइट है, ये सारे 2D शेप्स हैं। पर जो हैंड रेल, क्योंकि ऊपर चढ़ते हुए हैंड रेल होती है ना, पाइप होता है जो, तो हैंड रेल, हॉर्न का बटन, बस की बॉडी है, सीट का बेस जो है, ये सारे 3D शेप्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों को आप 2D एंड 3D शेप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। ये दिखाते हुए बच्चा इसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी शेप 2D की है, कौन सी शेप 3D की है, और बस में उसको बहुत सारी 2D एंड 3D शेप्स देखने को मिल जाएंगी। चलिए, अब एंगल एंड मूवमेंट। हाँ, वाइपर्स मूव कर रहे हैं, वाइपर मूव करते हैं ना, आर्क बनाते हैं। तो आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए एंगल, आप एंगल मेजर करा सकते हैं। वाइपर वाइपर मूव कर रहे हैं। अब वाइपर जो मूव करता है राइट एंड लेफ्ट, तो जब राइट और लेफ्ट जाता है तो यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो कितना एंगल बन रहा है, आप ड्रॉ करिए। आर्क को आपने ड्रॉ करना सिखाना, बच्चे आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आप बच्चे को प्रोटेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। प्रोटेक्टर दिखाइए। प्रोटेक्टर में पेंसिल कहाँ लगी होनी चाहिए, पेंसिल क्या ऊपर बड़ी होनी चाहिए कि प्रोटेक्टर की नोक बड़ी होनी चाहिए? नहीं, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आप आर्क बना सकते हैं। यदि पेंसिल ऊपर निकल गई तब भी आपका आर्क नहीं बनेगा। तो आप उनको आर्क बनाना सिखाएंगे, बच्चों को पेंसिल फिट करना सिखाइए। उसके बाद में एंगल बनाना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल का कॉन्सेप्ट बताइए कि ये 45 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या होगा। इस प्रकार से आप वाइपर की मूवमेंट को, आप एंड पॉइंट, ये वाइपर कहाँ तक गया, एंड पॉइंट क्या था, और उसके बाद में उसका वाइपर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो आर्क बना, आप उसके अंदर वाइपर की मूवमेंट के साथ साथ बच्चों को एंगल बता रहे हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। अब आप डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जब चर्चा करते हैं उनके साथ में, तो वाइपर ने कितना एरिया क्लीन किया, तो वो भी मार्क आ जाता है ना। फिर वाई सर्टेन एंगल्स माइट बी मोर इफेक्टिव, यदि एंगल इसका साइज छोटा होता तो आर्क कितना बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो साइज कितना बड़ा एंगल बनेगा इसमें। अब व्हील की जब हम बात करते हैं तो ये सर्कल शेप में है। सर्कल में आपने उनको डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया बच्चों। जो सेंट्रल लाइन जाती है वो क्या है, उसका डायमीटर है। हाफ उसका रेडियस है। आप चारों तरफ जो उसका पूरा का पूरा जो आ जाएगा, परिधि जो आ जाती है, सरकमफेरेंस है उसका। तो यहां पर आपको पार्ट्स ऑफ सर्कल जो टर्मिनोलॉजी है, रेडियस, सरकमफेरेंस, मतलब हिंदी में आप व्यास, परिधि, त्रिज्या, जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बच्चे को बहुत अच्छे से सर्कल दिखाते हुए और क्या दिखाते हुए, व्हील दिखाते हुए समझा सकते हैं। सिमिट्री एंड पैटर्न। सिमिट्री, अब बच्चों ने भी देखा सिमिट्री, यहां पर क्या सिमिट्री है, क्या पैटर्न है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि वाइपर्स की सिमिट्री कैसी है, विंडशील्ड रोटेशनल सिमिट्री, कि वो कैसे जाते हैं, रोटेट होते हैं। रोटेशनल सिमिट्री की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। लाइन सिमिट्री, ये कौन सी सिमिट्री है, लाइन सिमिट्री। तो बस में बच्चे बैठ के ऑब्जर्व करें कि सीट कैसे है, एक के पीछे एक है, तो ये कौन सी हो गई है, लाइन सिमिट्री हो गई। वाइपर की मूवमेंट कौन सी हो गई, रोटेशनल सिमिट्री हो गई। तो आप राइडिंग के समय सिमिट्री और पैटर्न को बच्चों को क्लियर करा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि किस प्रकार से सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है। विंडो का स्ट्रक्चर सिमिट्रिकल, हाफ शीशा इधर होता है तो हाफ इधर होता है, तो सिमिट्रिकल और पैटर्न है इसका एक। डोर, हेडलाइट है, सारे मिरर, सबका क्या है, सिमिट्री होती है। दोनों बिल्कुल हाफ हाफ, दोनों तरफ इक्वल मिरर्स होते हैं, दोनों तरफ इक्वल वाइपर्स जाते हैं। तो ये बच्चा जो है ऑब्जर्व करके ऑन द राइड, बस राइड में बच्चे को आपने सिमिट्री सिखा दिया। फिर सिमिट्री, रास्ते में आप जा रहे हैं तो कौन कौन सी आपको सिमिट्रिकल चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दीजिए, और फ्लैश कार्ड देखते हुए यहां पर भी पैटर्न, बीप बीप, हा हा, है ना, स्विच स्विच, तो ये भी क्या है, पैटर्न है।
तो इस प्रकार से बच्चे ने पैटर्न को समझा। मनी एंड बजटिंग 3rd और 5th क्लास के बच्चों के साथ में आप तो बस राइड करा रहे हैं ना, यहां पर आप क्या करा सकते हैं, बच्चों को प्ले करवा सकते हैं। बहुत अच्छा। बस में ही बैठे बैठे बच्चे, एक बच्चा कंडक्टर बन गया, बाकी बच्चे जो है पैसेंजर बन गए। अब एक टिकट की कॉस्ट 5 रुपए है, चलो बच्चों 5 रुपए है, कितने पैसे, 8 बच्चे हैं बस में, कितने पैसे कलेक्ट हुए। तो यहां पर बच्चे रोल प्ले कर सकते हैं, तो बच्चे को पैसे की, मनी के बारे में पता चलेगा। अब जब पूरे ट्रिप में, पूरी जर्नी के दौरान कितने ट्रिप, पूरे ट्रिप में कितने पैसे लगे, अब मान लो अगले ट्रिप में 10% इंक्रीज हो गया, किराया जो है, फेयर जो है 10% इंक्रीज होता है, तो परसेंटेज को आपने बताया बच्चे को, तो कितना टिकट हो जाएगा इकट्ठा हमारे पास में। अब नोट और कॉइन पे सिंबल क्या बने होते हैं, क्या आपने जो नोट इकट्ठे किए या जो कॉइन इकट्ठे किए, अब मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों को। सिंबल क्या बना होता है, रियल करेंसी कौन सी है, किसके द्वारा साइन की होती है, डिस्कस हिस्ट्री ऑफ करेंसी, करेंसी सब हिस्ट्री क्या थी इसकी, एंशियंट में बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता था। अब सॉर्टिंग ऑफ नोट्स एंड कॉइन, बच्चा रोल प्ले करते हुए नोट्स को अलग अलग करेगा, कॉइन्स को अलग करेगा। बच्चे को आप दिखाएंगे कि ये 10 का नोट है, ये 5 का नोट है, वो आइडेंटिफाई कलर से। आप आजकल तो आपने देखा कि करेंसी जो है वो अलग अलग कलर की है, साइज अलग अलग है नोटों का, ब्यूटीफुल कलर्स। तो वो कलर देखते ही पहचान जाए कि ये 10 रुपए का नोट है, कि 50 रुपए का नोट है, कि 20 रुपए का नोट है, तो उसको कलर से भी पहचान करा सकते हैं आप। तो आपने कलर बता दिया, उसका शेप बता दिया। आप कॉइन पे क्लासरूम में बच्चों को इंप्रेशन, कॉइन बहुत अच्छा, हमारे समय भी हमने बहुत किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। कॉइन्स के ऊपर पेंसिल रब करें और उसके बाद में क्या कर देते हैं, पेपर के ऊपर उसको इम्प्रेस कर देते हैं। जब वो प्रेस कर देते हैं उसको, तो क्या हो जाता है, पूरा कॉइन उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है, तो ये हमारे पास में सेव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इंप्रेशन ले सकते हैं कॉइन्स का। तो बच्चे को ये पता चलता है कि कॉइन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसकी फोटो बनी हुई है, ये सब भी बच्चा जानता है। अब इसके बाद में, क्योंकि वो रोल प्ले कर रहा है, कंडक्टर का रोल प्ले कर रहा है, पैसेंजर का रोल प्ले कर रहा है। चलो अभी बस में एक बच्चा, मैंने, टिकट है 10 रुपए की, मैंने उसको 100 रुपए दिए, कितने पैसे मुझे वापस मिलने चाहिए, बच्चे को ये हिसाब करना आप सिखाएंगे। तो यहां पर बच्चा वो भी सीख रहा है कि बच्चे, यदि आपने 100 रुपए दिए, आपने जो नोट दिया, कितना पैसा रिटर्न हुआ, कितना पैसा आपने दिया, कंडक्टर से आप पूछ सकते हैं। चलो आपने 10 लोगों से टिकट इकट्ठा किया, 10 लोगों का मनी इकट्ठा किया, 10 टिकट आपने सेल किया और मनी इकट्ठा किया, टोटल मनी कितना आपके पास में होना चाहिए। तो वो वहां पर क्या करेगा, एडिशन को सीखेगा। उसके बाद में मान लीजिए सेम फेयर है, अब टिकट फेयर जो है 10 रुपीज सबके लिए है, 15 बच्चे चढ़े थे, आप दूसरे बच्चे से पूछेंगे, चलो यहाँ पे 15 बच्चे बस राइड किया और एक टिकट का फेयर 10 रुपी है, तो टोटल कितना पैसा होना चाहिए कंडक्टर के पास में। तो बस राइडिंग के दौरान ही आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और किस प्रकार से हम बजट बनाते हैं ये भी सिखा सकते हैं। बजटिंग कैसे, कि हमने यदि मान लो फेयर में जाना, मैंने बस में ही जाना है और मेरी मम्मी ने मेरे को सिर्फ 50 रुपए दिए हैं, तो मुझे कहाँ क्या खर्च करने हैं, 10 रुपए की तो टिकट हो गई आने की, 10 रुपए की टिकट हो गई जाने की, अब बचे कितने मेरे पास में, 30 रुपए। अब वो 30 रुपए में मैं क्या क्या खरीद सकूंगा। तो ये सब कुछ बजट बनाना आप बस में बैठे बैठे बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए, आपको ये मालूम है कि नोट के ऊपर किसके साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर। और क्या सभी नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के ही साइन होते हैं? ऑलमोस्ट, बट सिंस यू आर आस्किंग आई एम नॉट श्योर। ओके, और दूसरा कोई बताना चाहेगा, क्या सभी नोट्स के ऊपर आरबीआई गवर्नर के ही साइन होते हैं? तो आप बच्चों को नोट दिखाते हुए गवर्नर का साइन दिखाएं कि कहाँ पे गवर्नर ने साइन किए हुए हैं, और बच्चों को आप बता रहे हैं
अब मैं आपसे बता रही हूं कि मैंने भी अभी ये जानकारी इकट्ठी की है, जो 1 रुपी नोट होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया होता है। बाकी सारे नोट 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 20 का हो, 100 का हो, 500 का हो, वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा साइन होते हैं। बट जो 1 रुपी नोट होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया होता है। तो आप ये जानकारी भी दे सकते हैं। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, चलो बच्चों ये बताओ गवर्नर कौन है, आज का गवर्नर कौन है, बताइए कौन है गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर जो साइन करते हैं, ये चेंज होते हैं ना हर 3 साल में, मालूम है। वो बच्चों का बताइए, इनका टेन्योर जो है 3 इयर्स होता है। तो इसके बाद में संजय मल्होत्रा मैम। संजय मल्होत्रा जी, संजय बिल्कुल। अभी अभी संजय शायद आप मल्होत्रा। लोगों ने रिसेंट, ये कौन से 26th गवर्नर हैं, कब ज्वाइन किया इन्होंने? इन्होंने अभी 11 दिसंबर को ही ज्वाइन किया है, दिसंबर। रिसेंटली, एक हफ्ता पहले ही। ये हमारे 26th अभी करंट गवर्नर हैं। और इसके पहले थे हमारे शक्तिकांता दास, जिन्होंने कि 6 साल अपने पूरे किए। तो गवर्नर जो हैं वो साइन करते हैं करेंसी को, आरबीआई के गवर्नर। बट 1 रुपी नोट जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा साइन किया होता है। तो बच्चे बस सफर में जब रोल प्ले कर रहे थे, कंडक्टर का रोल कर रहे थे, उसके पास में नोट्स आए थे, तो बच्चे ने अपने करेंसी को पहचाना कि वो करेंसी क्या है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 1 रुपी नोट जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा सिग्नेचर होते हैं, बाकी सारे जो है आरबीआई के द्वारा होते हैं। और जो करेंसी नोट है इसके पीछे आप देखेंगे तो ये 15 लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। तो बच्चा तो बस राइड ही कर रहा है ना, और बस राइड के दौरान ही बच्चे ने अपनी मनी, अपनी करेंसी को पहचाना कि इसमें 15 लैंग्वेज होती हैं। अब साइज और शेप को बताइए, अब उसको मेजर करिए आप भी। आपके पास में अलग अलग नोट इकट्ठे हो गए, 5 रुपए का नोट, 20 रुपी का नोट, 50 रुपी का नोट, 100 रुपी नोट, 500 का नोट, सबका साइज अलग अलग है। आप बच्चों से साइज को मेजर करवा सकते हैं, क्योंकि बड़े क्लास के बच्चों के साथ हम ये बात कर रहे हैं। तो बच्चा उसका पेरीमीटर एरिया निकाल सकता है। उसके बाद में हम उसको ये बताएंगे, मान लीजिए 1 रुपी का जो नोट होता है वो रेक्टेंगुलर है और उसका साइज है 9.7 इंटू 6.3 सेंटीमीटर। तो इतना जो साइज है इसको आप मल्टीपल करके उसका उसने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल सकता है वो। तो ऐसे ही आप कंपेयर करा सकते हैं कि कौन सा नोट 500 का नोट होगा तो उसका क्या साइज होगा, 10 रुपी का नोट है तो उसका क्या साइज होगा। इस प्रकार से वो नोट का एरिया और पेरीमीटर निकालना सीख सकता है। साथ में वो अपनी करेंसी को पहचानता है, क्योंकि उसके हाथ में नोट है, वो मनी से खेल रहा है। तो उसमें नोट को वो देखे कि इसमें बहुत सारे वाटर मार्क्स हैं, और उस वाटर मार्क्स में क्या क्या छिपा है, अशोका पिलर है, हिडन न्यूमरल लिखा हुआ है, हिडन मतलब छुपा हुआ है, एक 1 रुपी का निशान है उसके ऊपर, भारत जो कि हिंदी में लिखा हुआ है, जो कि वर्टिकली राइट हैंड साइड पर होता है। तो ये सब कुछ भी वो नोट की पहचान भी बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है। अब 3rd और 5th के बच्चे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? स्पीड ऑब्जर्व करो, चलो बच्चे, नंबर ऑफ स्टॉप कितने आए आपकी जर्नी में, कितना टाइम लगा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाने में, 2 स्टॉप के बीच की दूरी कितनी थी। कैलकुलेट करो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम के द्वारा। अब मैंने टाइम चेंज कर दिया, स्पीड चेंज कर दी, तो अब क्या होगा, कैलकुलेट टाइम करो। यदि मैंने स्पीड, मान लीजिए अभी तो मेरी बस 40 के स्पीड से चल रही थी, अब मान लीजिए वो 100 की स्पीड से चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा। अब डिस्टेंस कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो मतलब कितनी टोटल दूरी कवर की, बस फिर से वापस आके स्कूल में खड़ी हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। साइन बोर्ड कौन कौन से थे बस में, आपने साइन बोर्ड बच्चों को, अब ये 40 से क्या मतलब निकलता है, 50 से क्या मतलब निकलता है, तो ये आप बताएंगे कि बच्चों ये स्पीड लिखी हुई है कि स्कूटर जो 2 व्हीलर्स होते हैं वो 40 की स्पीड से जा रहे हैं, यहाँ पे कार जो है वो 50 की स्पीड से जा सकती है, ट्रक वगैरह जो है वो 40 की स्पीड से। तो बच्चे जो हैं इन साइन बोर्ड का भी उनको नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि साइन बोर्ड का महत्व क्या है। डिजिटल डिवाइस ओडोमीटर, बच्चों को बस में लगे हुए उस ओडोमीटर को दिखाइए, ओडोमीटर से रीडिंग कैसे रीडिंग करते हैं। अब हमने बस में बैठे जब, तो आप जब बस में बच्चे चढ़ते हैं, स्कूल से स्टार्ट हुई बस,
तो बच्चे को आप बताइए, चलो आज हम डिस्टेंस नापेंगे कि कितना डिस्टेंस बस ने कवर किया, या आपके घर तक पहुंचने में लास्ट जर्नी कब एंड होती है तो कितना डिस्टेंस कवर होता है। तो इसमें रीडिंग, पहली प्रीवियस रीडिंग ओडोमीटर में पढ़ना सिखाइए। फिर फाइनल रीडिंग, जब बाद में जब बस पहुंच गई तो फाइनल रीडिंग कितनी थी, तो टोटल डिस्टेंस जो है बच्चे ने कवर कितना कर लिया ये आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को अपने क्लासरूम में कराते हुए उनके अपने स्टोरी के द्वारा ही, बस राइड के द्वारा ही आपने क्या क्या सिखा दिया बच्चों को, मेजरिंग टाइम सिखा दिया, डिस्टेंस निकालना, स्पीड निकालना, ओडोमीटर को पढ़ना, करेंसी को पहचानना, क्योंकि उसने क्या किया, रोल प्ले किया, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना वापस करना है मुझे, तो उसको नोट की पहचान, ये सब कुछ भी आप कर सकते हैं। यस, तो यहां तक आप सभी को समझ में आया अच्छे से? कुछ प्रॉब्लम किसी को, या किसी का कोई सवाल है? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, यस, गुड आफ्टरनून राज जी। आई वाज आस्किंग कि हमारे एनजीओ में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लाइक दे आर इन द एज जहाँ उनको 8, 9, 7th क्लास ऐसे क्लासेस में होना चाहिए, हम्म। बट ड्यू टू सम बैकग्राउंड उनकी नॉलेज 1, 2 लेवल की नहीं है, सो वी आर जी। हैविंग अ रिकवरी कोर्स फॉर देम। सो लाइक आई वांट टू नो कि हाउ वी कैन मॉडिफाई दिस एक्टिविटीज, बिकॉज उन बच्चों को ऐसा लगता है जैसे हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो दे आर थिंकिंग कि सर तो सिर्फ खिला रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। उनका माइंडसेट में ऐसा है कि घर का काम करते करते और उन इलाकों में रहते हैं, वो बहुत चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है उनका, दे आर वेरी हम्म। सीरियस टाइप ऑफ पीपल। सो जी जी हाउ जी। वी कैन एडजस्ट दिस एक्टिविटी टू मेक देखिए, देम जब आप इंटरेस्टेड? क्लासरूम में लेके आ रहे हैं तो आप क्लासरूम में, मैं अभी तो हम बस जर्नी की बात कर रहे थे कि बस जर्नी में उन्होंने रोल प्ले किया, बट आप क्लासरूम में जब उनको ये लगता है कि मैडम तो खेल, तो हम बच्चों को ये बता रहे हैं ना कि खेल खेल में ही तो बच्चा सीख रहा है। अब बच्चे को, उसी बच्चे को आप क्या दे दीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है, और आप बोलिए चलो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके बीच में, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले तो उसको क्या क्या जानकारी लेनी है, जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बच्चे को क्या पता होना चाहिए, तो ये उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि बच्चे, अगर मैंने बोला आपसे आपके पास में 100 रुपए हैं और आपकी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कितना कितना पैसा सबको दोगे, तो बच्चे की जानकारी के लिए उसको आप बताओगे ना, पहले बच्चे टोटल काउंट करो कितने बच्चे हैं, फिर आपका पैसा कितना है, कितना कितना पैसा आप दोगे जिससे कि सबको बराबर बराबर आएगा। तो इस प्रकार से आप उसको एंगेज, तो आपको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। और रोल प्ले, क्योंकि मैं एक जर्नी वाली बस वाली बात कर रही थी, तो उसमें तो बच्चे ने बहुत कुछ एडिशन भी करना सीखा ना, कि नंबर ऑफ पैसेंजर कितने चढ़े, तो वो बच्चे से भी तो कितने पैसेंजर थे, मतलब कितने, आपकी क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, हमने कितने को कितना कितना पैसा दिया, पैसे का ज्ञान हो गया। अब यदि वो सिक्के हैं उसके पास में, अब कुछ नोट हैं, बड़े नोट हैं, कुछ सिक्के हैं, तो उसको सेग्रीगेट करना सीख लिया उसने, वहीं पे उसको प्लस करना, एडिशन, तो उसने एडिशन भी तो वहीं सीखा ना, एडिशन कर रहा है वहां पर, डिवाइड माइनस कर रहा है। चलो बच्चे, आपके पास में 100 रुपए थे ना, मुझे दे दो, मेरे को 20 रुपए चाहिए अभी, आपने मेरे को 20 रुपए दे दिए, अब आप काउंट करो। तो यहाँ पर उसने तो खेलते खेलते, मतलब कि आपके साथ एक्टिविटी करते करते ही तो एडिशन भी किया पहले, फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन भी किया, फिर उसके बाद में आपने मल्टीप्लाई भी करना उसको सिखा दिया ना, तो कितना देना कितना लेना, कैसे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ ये रुपए पैसों से आप उसको समझा सकते हैं ये वाली चीजें। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, जो हमारा कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है, विच वी यूज लाइक चॉक एंड टॉक और डिस्कस जी लाइक दोज मेथड्स, उसमें भी वी हैव लाइक आइडिया कि कौन से बच्चे छूट रहे हैं और किनका परफॉर्मेंस कैसा है, वी हैव टेस्ट वगैरह। जी सो लाइक इज देयर अ वे टू आइडेंटिफाई कि एक्टिविटीज में ये तो है कि चलिए हम देख लेंगे कौन सा बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जी। बट देर आर अदर एस्पेक्ट्स में भी जिससे हम पता कर सकें कि रोल प्ले में कौन सा बच्चा पीछे छूट रहा है, बिल्कुल सो वी कैन बिल्कुल, आइडेंटिफाई एंड एग्जैक्टली। ब्रिंग देम। जी। सो वी हैवंट डिस्कस दिस इन सेशन, सो आई वुड लाइक टू आस्क दिस एक्चुअली। थैंक यू मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा।
तो बहुत कुछ हम रोल प्ले में बहुत कुछ सीख लेते हैं ना, कि बच्चे का कहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, बच्चा मल्टीप्लाई करना नहीं समझ रहा है या सब्ट्रैक्शन नहीं करना सीख रहा है। क्योंकि जब उसके पास में टोटल मनी आई, सारी टिकट्स का पैसा इकट्ठा हुआ, तो कितना सम ऑफ हो गया। अब मेरे को वापस देना है। यदि एक बच्चे ने टिकट इतने की खरीदी, 8 रुपए की टिकट है, और उसने 100 का नोट दिया, तो उसको कितना वापस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्शन, तो बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है या कहाँ वो नहीं कर पा रहा है कैलकुलेट। तो ये सारी बातें जब आप रोल प्ले कराते हुए करते हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही बच्चे को समझ में आ जाते हैं। जी। Okay, so like you are saying that role play will be a method where we can identify कि कौन से बच्चे conventional teaching में पीछे छूट जा रहे हैं। डेफिनेटली अच्छा। डेफिनेटली जी। ओके ओके तो यहाँ ओके, पर आप थैंक यू बच्चों को मैम। मतलब असेस कर सकते हैं ना, कि बच्चा हम्म। क्या क्या कर पा रहा है अच्छे से। क्योंकि हर चीज ओके। एक ही प्ले में, एक ही काम करते, एक्टिविटी करते करते, तो यहाँ पर उसको आप बहुत सारी चीजों का नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं ना। तो ये पता हम्म। चल रहा है हमारे को कि कहाँ पर उसकी वीकनेस है। तो हम उसको बार बार और एक्टिविटीज देंगे वैसे करने के लिए, जिससे कि बच्चे की वो स्ट्रेंथन होगा। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। यस। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट योर सेल्फ, और प्लीज अपना कैमरा ओपन करके बात करिए, तो अच्छा लगेगा। आई कांटेक्ट से जब हम बात करते हैं तो और ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हो जाता है। जी प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। यस। जी मैम, मैं भी कर्तव्य एनजीओ की तरफ से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने जो भी अभी एक्टिविटीज बताई, मतलब वही स्टोरीज बेस्ड जो भी लर्निंग है, और ये जो पिछले 2 सेशन थे उनमें भी इसी टाइप का कुछ था, हम जो सीखा था। जी तो मैम, हम लोग भी इस तरीके की काफी सारी एक्टिविटीज ट्राई करते हैं क्लासरूम में पढ़ाने का, और आगे आपको देख के और भी ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे। बट मैम, वेरी उसमें एक गुड। इशू जो हम लोग को फेस होता है, जैसे कि आपने बीच में एक पॉइंट बोला था कि हाँ, स्लो लर्नर्स फास्ट लर्नर्स। तो मुझे एक चीज लगती है कि जैसे जो हमारे सेंटर्स में तो ज्यादातर बच्चे जो स्लम से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं स्लो लर्नर्स हैं। हम उनको जी पढ़ाते हैं कई चीजें कंटिन्यूअसली, कई दिनों तक वो पढ़ाते हैं, फिर भी वो इतना कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हमको क्या अपना स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, या क्या मतलब जी। किस बेसिस पे पढ़ाना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए? तो मुझे भी, क्योंकि टीचिंग, क्योंकि मैंने क्लासरूम टीचिंग खुद किया है, सेल्फ किया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये स्लो लर्नर है। ठीक है, किसी किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग अलग हो सकती है बच्चे की, तो थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है, बट वो सीख सकता है। पर जब हम उसको इंगेज करते हैं अलग अलग, तो आप क्लासरूम में सिर्फ एक ही एक्टिविटी मत लेके जाइए। इसीलिए मैंने पीपीटी में देखा, आपने फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास के लिए बहुत सारी आपके साथ में स्लाइड्स बनाई हैं। तो एक स्लाइड पहले उसको कॉन्सेप्ट उसको क्लियर ही नहीं है कि काउंटिंग क्या है या एडिशन कैसे करना है। जब एडिशन नहीं जानता वो, तो वो सब्ट्रैक्शन करना नहीं समझ पाएगा पहले। तो आप लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ लेके जाइए। आप सोचेंगे कि मैंने एक एक्टिविटी बना दी, और वो पूरे क्लासरूम के सभी बच्चों के साथ में यदि आप वही एक्टिविटी करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं, 20% में भी 30% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो उस एक्टिविटी को ना परफॉर्म कर पाए। पर आप अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, उनके मतलब ग्रेड का मतलब, कहने का मतलब लेवल के हिसाब से जब एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, या आप थर्ड क्लास के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, उसमें आप यदि 3 डिजिट का प्लस या माइनस का सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, तो जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको आप 2 डिजिट का करवाइए पहले। जब वो 2 डिजिट से सीख लेता है, तो आप वो 3 डिजिट में आ सकता है। साथ में आप क्लासरूम टीचिंग करते समय बच्चों को रो में ना बिठाकर सर्कल में बिठाइए। चाट और क्या मुझे। जी प्लीज, सर्कल में बिठाइए, और वो सर्कल में आप हर सर्कल में एक एक मिक्स ग्रुप ऑफ लेवल के बच्चों को बिठाएंगे, जिसमें कि बच्चा एक दूसरे को देखकर भी काफी कुछ सीखता है। साथ में हम क्या करते हैं, जो हमने फॉलो करते हैं कथा में, वो होता है 3 ग्रुप के बच्चों को डिवाइड करते हैं। एक होता है टीचर लेड लर्निंग, एक होता है टीम लर्निंग, और तीसरा होता है इंडिविजुअल लर्निंग। इससे बच्चा जो है वो बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। तो टीचर लेड लर्निंग में आपने अपना कॉन्सेप्ट बताया, आपने अपना लेसन को पूरा क्लियर कर दिया, प्रिंसिपल थॉट जो कुछ भी आपने बता दिया। तो टीचर लेड लर्निंग में बच्चा सीख रहा है। उसके बाद टीम लर्निंग में, जब वो टीम लर्निंग में आया, तो वहां पर क्या कर रहा है, पहले तो सारे बच्चे सुन रहे थे मैडम को, फिर उसके बाद में जब टीम लर्निंग में आया, तो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर हर बच्चा एक लीड उसमें लीड कर रहा है, हर बच्चा सिखा रहा है, दूसरे सारे बच्चे भी देखते हुए उसको कर रहे हैं। तीसरा हो जाता है इंडिविजुअल लर्निंग, तो जिसमें
बच्चे को मान लीजिए ये पहली एक्टिविटी शीट भी आती है, दूसरी भी आती है, तो तीसरी एक्टिविटी शीट होगी जो इंडिविजुअल लर्निंग वाली होगी, मतलब कि जो बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं बच्चे, तो वो उसके आपके उस प्रॉब्लम सॉल्व को आप उसको प्रॉब्लम सम दे दीजिए। पहला बच्चा जो है 2 डिजिट वाला कर रहा है, जिसको बहुत ही स्लो लर्नर है। जो दूसरा ग्रुप है ग्रुप वाला, उसमें बच्चा जो है टीम लर्निंग में क्या कर रहा है, ग्रुप लर्निंग में उसमें बच्चे जो है 3 डिजिट और 4 डिजिट वाले कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो इंडिविजुअल लर्निंग हो जाएगी उसमें प्रॉब्लम सम्स दे दीजिए। तो जब आप मिक्स्ड एक्टिविटीज बनाते हैं, मिक्स डिजाइन ऑफ एक्टिविटीज बनाते हैं, तो बच्चे जो है हर लेवल का बच्चा जो है उसको सीख सकता है। एक लेवल से वो दूसरे लेवल में आएगा, और दूसरे लेवल से जब तीसरे लेवल में आ जाएगा, इंडिविजुअल लर्निंग कर लेगा, तो बच्चे को क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट कि हाँ हम थॉरो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर कैसे पहुंचेंगे। यस मैम, आई अंडरस्टूड। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी। और किसी का कोई सवाल? क्या ये आपको यूजफुल लगा? पहले अभी तक हम जो करते आ रहे थे, स्टेम सेशंस कर रहे थे, तो उसमें एक ही स्टोरी से, इसी स्टोरी से मैंने साइंस भी आपको जोड़ा था, इसी स्टोरी से हमने लैंग्वेज भी इंटीग्रेट किया था, इसी स्टोरी से हमने एसएसटी भी कवर किया था। बट आज सिर्फ हमने मैथ्स का टॉपिक लिया है, और मैथ्स भी 1 to 5 ग्रेड तक। तो उसमें 1 to 5 ग्रेड में ही बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया, टाइम कैलकुलेशन सीख लिया, उसमें काउंटिंग सीख ली, मेजरमेंट सीख लिया, मनी के बारे में सीख लिया, लेन देन के बारे में, बजटिंग करने के बारे में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिंग, डाटा कलेक्शन, मतलब जितना भी 1 to 5 का करिकुलम आपके बुक्स, टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक्टिविटीज डिजाइन की थी, जिससे कि इन सिर्फ 20 स्लाइड्स, जिसमें कि 3 स्लाइड्स तो आपकी क्विज की थी, तो आपने 17 स्लाइड्स में आप पूरे के पूरे 1 to 5 के सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चे को एक ही स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हुए, क्योंकि जब वो बस राइड कर रहा है तो बस राइड में ही वो सीक्वेंस देख रहा है, पैटर्न देख रहा है, एडिशन कर रहा है, लाइन सिमिट्री देख रहा है, रोटेशनल सिमिट्री देख रहा है, बजटिंग कर रहा है, मनी के बारे में कॉन्सेप्ट को जान रहा है, डिस्टेंस को देख रहा है, एरिया पैरामीटर निकालना सीख रहा है। तो ये सब कुछ एक ही बस राइड में करते करते आप ऑन द वे ही बच्चे को ये सारा कुछ सिखा सकते हैं। बस यही एक मानना था कि स्टोरीज में इतनी पावर होती है कि स्टोरीज जो हैं वो बच्चे को, क्योंकि बच्चे हा हा कर रहे हैं, स्विच स्विच कर रहे हैं, तो वो पैटर्न, वो सीक्वेंस, उसमें कितना टाइम लगा, स्विच और हा बोलने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम डिफरेंस और वो क्या पैटर्न है, वाइपर जब मूव कर रहा है तो कैसे जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हम कैसे लोकेट करते हैं, कैसे मैपिंग करते हैं, बस अराइवल टाइम क्या है, उसमें जर्नी में टोटल टाइम कितना लगता है। अब जब वो इंजॉय करते हैं तो स्टॉप्स को भी पहचान लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉप्स आए पूरी जर्नी में, कौन सा स्टॉप कितनी दूर था। अब आप यहाँ पर एक और बहुत अच्छा सवाल कर सकते हैं, बच्चे एक स्टॉप मान लीजिए 20 मीटर के बाद आता है, एक आता है 100 मीटर के बाद में, दूसरा आता है 40 मीटर के बाद में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टॉप पे, और हर स्टॉप के ऊपर मान लीजिए 10 मिनट बस रुकती है, तो कितना टोटल टाइम लगा, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना हुआ। तो ये सब कुछ भी आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व्स जो है बच्चों के सामने लेकर आ सकते हैं। जी, तो आप लोग भी मैथ्स टीचर हैं, इसमें बहुत सारे मैथ्स के टीचर भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो कुछ भी बताया वो बहुत अलग सा बता दिया या कुछ बहुत ज़्यादा बता दिया। आप लोगों के पास भी अपने आइडियाज़ होंगे, प्लीज़ अपने आइडियाज़ को भी शेयर करिए ग्रुप के साथ में, और मैं भी उसको सीखना चाहूँगी। ये सिर्फ सीखने और सिखाने का प्रोसेस है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं। जी, द लर्निंग प्रोसेस। प्लीज़ फील फ्री, कम फॉरवर्ड एंड अपना अनम्यूट करके, अपना कैमरा भी ओपन करके आप बताइए प्लीज, कोई एक एक्टिविटी जो आपके दिमाग में आ रही है कि हम इसको भी करवा सकते हैं, शायद मैंने अभी छोड़ दी हो, ऐसा हो सकता है। दैट स्कूल फेयर आइडिया इज़ अ वेरी यूजफुल वन, जहाँ बच्चे कुछ आर्ट वर्क बना के एक दूसरे को या किसी को सेल करते हैं, जी, और रियल करेंसी और डमी डेफिनेटली। करेंसी। स्कूल फेयर, So बिल्कुल that is बिल्कुल, a very स्कूल फेयर से interesting activity वही for मैंने कहा, currency. आप मतलब कि आइडेंटिकली एक्टिविटीज को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर किया, आप बुक फेयर लगा लिया आपने,
स्कूल फेयर लगते ही है, उसमें आप करेंसी के बारे में बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हो, उसमें भी रोल प्ले कर सकता है बच्चा। बच्चे ही तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग आइटम है उसमें, सेल परचेज कितना उसकी, यहाँ पर तो फिर थोड़ा हायर लेवल 6 क्लास चला जाता है, क्या कॉस्टिंग लगी, है ना, मार्केट प्राइस में आपने जो लगा सामान उसका मार्केट प्राइस क्या था, आपने सेल कितने में किया, परचेज कितने में किया, तो ये 6 क्लास के टॉपिक आ जाते हैं। पर करेंसी, हाँ करेंसी को वो पहचान सकता है, वो 5th क्लास तक के बच्चे अच्छे से उसका कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं। जी, वेरी गुड। तो इज दिस यूजफुल सेशन? Is Yes, this ma'am. useful session? Yes, ma'am, as it was useful. Thank you all of you. Thank you.